नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर यहां से 14 आवर्स 14 घंटे आपके पास और हैं। अकाउंटेंसी का महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा। कल ही आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, कल ही अकाउंटेंसी का पेपर है। बहुत बढ़िया। लेकिन इन 14 घंटों में आपके 6 to 7 आवर्स कम से कम सोने के होने चाहिए। मानिएगा मेरी बात, 10:30 से 1:30 का जो टाइम है पेपर लिखने का, उस समय पर अगर आपका दिमाग थका हुआ है, अगर मान लीजिए स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हुई, तो कैलकुलेशंस में माइंड नहीं चलेगा। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्रॉपर नींद लें। जो होना था उतना आपने प्रिपेयर कर लिया। अब ये वक्त है 2-4 घंटे जो थोड़ा और पढ़ सकते हो अभी और थोड़ा बहुत सुबह, इसमें सिर्फ रिवाइज करना, नया कुछ नहीं देखना। इसीलिए मैं आपको पार्ट बी में बिल्कुल अपना जो वॉल्यूम 2 है कंपनी अकाउंट्स एंड जिसके अंदर शेयर और डिबेंचर्स हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्विकली बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज बताते हुए आगे ले जा रहा हूं कि एक तो इसमें आप थ्योरी कर ले। मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया है कि कंपनी अकाउंट्स में क्या थ्योरी करें। बच्चे पूछते हैं सर थ्योरी में क्या पढ़ें, तो बेटा थ्योरी में कंपनी अकाउंट्स में आपको जो भी आपकी बुक है जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसके शुरू के 4-5 पेजेस पढ़ने चाहिए। मैंने बताया है आपको, आप टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लें, आप टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ लें, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के फर्दर कितने टाइप्स है वो पढ़ लें, कैपिटल रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस पढ़ लें, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ लें, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, और बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की जब बात आएगी तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में माइनस कॉल्स इन एरियर्स, अगर कुछ है तो, अगर कॉल इन एरियर जिंदा है, बंद नहीं हुआ है, शेयर फोरफिट नहीं हुए तो कॉल इन एरियर माइनस होगा, और अगर शेयर फोरफिट हो गए हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट वहां पर ऐड होगा। लेकिन उसके कॉम्बिनेशंस हैं, वो ध्यान रखने की चीज है। अगर फॉरफिट होके शेयर्स री इश्यू भी हो गए हैं सारे, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स हैव बीन री इश्यूड, तब फॉरफीचर अकाउंट भी नहीं आएगा, कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं आएगा, और वो जो शेयर कैपिटल है वो आपकी अगर फुल्ली पेड री इश्यू हुए हैं तो फुल्ली पेड में ऐड हो जाएंगे, और नहीं तो नॉट फुल्ली पेड में ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो थ्योरी में मैं पढ़ूं टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। उसके अलावा कैन द फॉरफिटेड शेयर्स बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट? आंसर इज यस, दे कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट? Maximum permissible discount according to Companies Act 2013 is equal to the amount forfeited on such shares. एमपीडी बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। उतना अमाउंट जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर की एंट्री आप बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। यानी जितना अमाउंट आपने जब्त किया, कॉन्फिस्केट किया, वो यहां लिखते हैं। और अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुए थे और प्रीमियम नहीं मिला है तो ही यहां पर डेबिट होता है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं। ये 2 चीजें डेबिट, 2 चीजें क्रेडिट। ये जो अमाउंट है ये हमारी भाषा में एमपीडी कहलाता है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। जब इन्हीं शेयर्स को हम री इश्यू करते हैं तो हमारी री इश्यू की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। री इश्यू पे होने वाला जितना भी लॉस है, डिस्काउंट जो हम देते हैं वो फॉरफीचर के भरोसे देते हैं। तो हमारे पास फॉरफीचर में ये जो अमाउंट रखा है ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, यहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट। जितना नुकसान हो रहा है यहां से पूरा कर ले, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, तो फुल्ली पेड का मतलब क्या है? फुल्ली पेड का मतलब है कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू। बस इससे ज्यादा का कोई मतलब नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड एज फुल्ली पेड,
तो यहां पर आपको फेस वैल्यू का अमाउंट रखना है, जितने में री इश्यू किया वो यहां रखना है, और अगर कोई लॉस है तो वो फॉरफीचर से कवर अप होगा, उसे डिस्काउंट ऑन री इश्यू बोलते हैं, वो यहां पर आएगा। और मान लीजिए हमने ज्यादा भाव पे री इश्यू कर दिया, इफ द शेयर्स आर री इश्यूड एट प्रॉफिट मतलब मोर देन फेस वैल्यू, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा मनी को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, और इसके बाद हमारे फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा बच जाएगा इसमें से इसको माइनस करने के बाद वो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, उसकी एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 200 शेयर्स फॉरफिट किए, उसके ऊपर आपने 600 अमाउंट फॉरफिट किया था, और अगर आप सिर्फ 150 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं तो आप 200 का 600 रुपया तो 150 का कितना ऐसे निकालेंगे, और वो जो 150 रीइश्यू किए उसका जो अमाउंट आएगा खाली उसी को इसमें से माइनस करके कैपिटल रिजर्व पे पहुंचेंगे। ये ध्यान देने की बात है, इसमें किसी तरह की गलती टॉलरेट नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 मार्क का आता है, उसमें अगर मान लीजिए चॉइस में आपको ये छोटे छोटे 2 पार्ट मिल जाते हैं जिसमें फॉरफिटेड और रीइश्यू की एंट्री ही बनानी है, 3 एंट्री, फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, तो आप तय कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इन दोनों में कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो आप आसानी से बना पाएंगे, उसका सिलेक्शन करके आप उसे ध्यान से करें। अगर फुल्ली पेड रीइश्यू नहीं हुए तो उसकी जगह वो ऐसा कहेंगे देवर रीइश्यूड है ₹8 पेड अप, 8 कॉल्ड अप, 9 कॉल्ड अप, 6 कॉल्ड अप, कुछ भी ऐसा, तो वो अमाउंट यहां पर आएगा। फुल्ली पेड में फेस वैल्यू आती है, उसके अलावा में जो अमाउंट बोला होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज 6 पेड अप, तो मैंने 8 में रीइश्यू करे हैं एज 6 पेड अप, नॉट फुल्ली पेड। तो मैं 8 रुपए ले रहा हूं, 6 रुपया कैपिटल में डाल रहा हूं, तो 2 रुपए का एसपीआई बनेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि फुल्ली पेड अप बोला है या नहीं बोला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको देखना चाहिए। और फॉरफीचर अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू या कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो प्लीज उसका कैलकुलेशन थोड़ा गंभीरता से कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह का एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपको बनाना चाहिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इट इज क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, इसमें कॉन्फिस्केटेड जब्त किया हुआ पैसा रखा जाता है। शेयर कैपिटल में हमेशा वही पैसा रखा जाता है जो हमें टुवर्ड्स कैपिटल मिला और हमने कॉन्फिस्केट किया। अगर प्रीमियम मिला है तो प्रीमियम कभी भी इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। इसमें जो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है वो टुवर्ड्स कैपिटल होता है, मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां हम अमाउंट लिखेंगे, ये है हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अब इतना डिस्काउंट दे हम जरूरी नहीं, तो डेबिट में इसके सिर्फ 3 चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें, ये अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ एक चीज है, यहाँ एक चीज है, यहाँ एक चीज। यहाँ क्या आता है, अगर रीइश्यू में डिस्काउंट दिया है तो 2 शेयर कैपिटल आ जाएगा यहाँ अमाउंट, और रीइश्यू करने के बाद अगर कोई गेन हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और जितने शेयर रीइश्यू होना बाकी हैं उसके लिए आप यहां बैलेंस छोड़ के जाएंगे। ये इसका तीसरा फैक्टर है। अब कुछ क्वेश्चन हमने एमसीक्यू ऐसे देखे हैं सैंपल पेपर में कि उन्होंने आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिया है और आपसे पूछा है कि क्या भाव पे शेयर रीइश्यू हुए होंगे बताइए। तो अगर आपके पास फॉरफीचर अकाउंट में 800 रुपीज रखा है फॉर 200 शेयर्स, और वो आपको कह रहा है कि 150 शेयर्स वर रीइश्यूड इन सच ए वे दैट
कैपिटल रिजर्व ऑफ 100 रुपीज वॉज क्रिएटेड, तो ये अमाउंट आपको दे दिया उसने, ये पता है आपको, ये पता है 100 रुपीज आपको दे दिया, ये पता है 200 में से 150 शेयर वो रीइश्यू कर रहा है, 50 रीइश्यू नहीं कर रहा, तो 50 शेयर का अमाउंट आपको यहां रखना है बेटे। तो 200 का 800, तो 50 शेयर का 200 रुपया यहां रख देंगे। इसका मतलब है कि जो शेयर 150 रीइश्यू हुए हैं वो 500 रुपए के नुकसान पे रीइश्यू। तो 150 शेयर को हमने रीइश्यू क्या भाव पे किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमने 500 के लॉस पे रीइश्यू किया 150 शेयर्स को, 10 वाला एक है, तो उनका कैपिटल बनता है फुल्ली पेड से 1500, 500 का नुकसान हुआ तो बैंक से हमें 1000 रुपए मिले होंगे। ये कैलकुलेट करने को आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और शेयर कैपिटल में आपने जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कैटेगरी अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट, राइट, बीपी सर की क्लास में आपको ये बारीक बारीक बातें पहले भी बताई गई है। बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, तो आप शेयर कैपिटल का पुराना कोई वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारी एंट्रीज और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर बारीक बात, छोटी बात, बड़ी बात समझाई गई। शेयर्स में एक और छोटा सा टॉपिक है जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि वो डिबेंचर में भी कॉमन है। कौन सा? इश्यू ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में वेंडर और बिजनेस परचेज। वेरी गुड। तो ये देखिए आप, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। आप इतने से में 4 नंबर कमा सकते हैं। ये छोटा सा यहां से 5-7 मिनट का जो हमारा डिस्कशन होगा, ये आपके अकाउंट में 4 मार्क्स जोड़ के जाएगा। अगर हम अदर देन कैश इश्यू करते हैं एसेट खरीदने के लिए, तो हमारे यहाँ एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट हम ले रहे हैं, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह, उसका नाम आप लिख देंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी वो जो वेंडर है जिससे हमने खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर है, हमको उसको पैसे देना है ना। तो हमें उसे कितने पैसे देना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आपको वेंडर अकाउंट आपकी लायबिलिटी है, जो अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कीजिए। अब इसे कुछ पैसा अगर आप चेक से दे रहे हैं, बैंक लिख दीजिए। अगर मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल कुछ दे रहे हैं, वो लिख दीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, उसके लिए आप उसको शेयर्स देंगे, और शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, नेट अमाउंट पेएबल। मान लीजिए मैंने 100 रुपए की एसेट खरीदी है, 100 रुपए मुझे उसको देना है, 10 मैंने चेक से दे दिए, 20 या 30 रुपए मान लीजिए मैंने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दे दिए, तो नेट अमाउंट मेरा कितना बचा, 70 रुपया। इस 70 रुपए के लिए मैं उसको कितने शेयर दूं, ये मुझे कैलकुलेट करना है। नहीं, 60 रुपया बचा है, तो 60 रुपए के लिए मैं उसको कितने शेयर दूं, तो डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर, राइट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे मिलेंगे आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम शेयर्स पार पे भी दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे नहीं दिए जाते। अगर प्रीमियम पे देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट आएगा और एसपीआर भी यहाँ पर क्रेडिट आएगा। अब 60 रुपए के लिए अगर मान लीजिए मैं 10 का शेयर 2 की प्रीमियम पे टिकाता हूं, तो 12 से डिवाइड करूंगा, 5 शेयर में इश्यू करूंगा उसको। 5 शेयर का मतलब हो गया, एक शेयर 10 रुपए का, तो कैपिटल अकाउंट में मैं 50 रुपए लिखूंगा और प्रीमियम में मैं 10 रुपए लिखूंगा। डिस्काउंट हो नहीं सकता प्रीमियम पार के सिवा, इसमें और कोई बात नहीं। लेकिन यही शेयर्स अगर मैं बिजनेस परचेज के लिए इश्यू कर रहा हूं, तो बिजनेस परचेज में तो दोस्तों आपको पता है हम एसेट लायबिलिटी दोनों टेक ओवर करते हैं। तो एसेट टेक ओवर करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा बिजनेस किसी का आप खरीद रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी टेक ओवर कर रहे हो, तो कितनी एसेट्स आप ले रहे हो इंडिविजुअली वो लिख दीजिए। कितनी लायबिलिटीज आप टेक ओवर कर रहे हैं इंडिविजुअली वो लिख दीजिए। सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लायबिलिटीज। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है
एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, यहां पर इसका मतलब है नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी सामने वाले की बिजनेस की ट्रू वैल्यू, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। इसको कॉमर्स की भाषा में परचेज कंसीडरेशन भी बोलते हैं। अब परचेज कंसीडरेशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये दो संभावनाएं हो सकती है कि आपका परचेज कंसीडरेशन जो एक्चुअल आ रहा है और जो सवाल में दिया है वो डिफरेंट हो। डिफरेंट है और मान लीजिए ज्यादा रुपए मांग रहा है सामने वाला, क्योंकि मुझे एसेट माइनस लायबिलिटी या वेंडर लिखना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लें, 500 रुपए की मैंने एसेट ली, 200 रुपए की मैंने लायबिलिटी ली, 500 की एसेट, 100 की लायबिलिटी। तो कायदे से मुझे वेंडर को 400 रुपए देना है, लेकिन वेंडर बोल रहा है कि मैं तो 600 रुपए लूंगा, मतलब ज्यादा रुपए मांग रहा है। तो वेंडर के सामने वो रख दीजिए जो परचेज कंसीडरेशन आपको गिवन है क्वेश्चन। तो अगर वो ज्यादा रुपए मांग रहा है तो आप सब जानते हैं वो ज्यादा इसलिए मांग रहा होगा कि उसकी अपनी गुडविल है, तो हम उसको बैलेंस करते हैं गुडविल अकाउंट के नाम से। तो 200 रुपए का यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी वेंडर अपने बिजनेस से खुद परेशान है, त्रस्त है, फेडअप है, छोड़ना चाहता है उस बिजनेस को, तो कह रहा है अरे यार तुम एक काम करो, मेरा बिजनेस जो है 400 रुपए का नेटवर्थ वाला है, लेकिन मैं तुम्हें 300 में देने को तैयार हूं, तो 100 रुपए वो मुझे और डिस्काउंट दे रहा है, यानी मुझे सस्ते में मिल रहा है बिजनेस, तो सस्ते में मिल रहा है तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आवे जावे रुपया, कॉमर्स की भाषा है भाई साहब, रोकड़ा, बैलेंस शीट, तलपट, चिट्ठा, कैपिटल रिजर्व अगर आवे तो ये है आपका कैपिटल गेन और इसे क्रेडिट कर दीजिएगा। तो इसमें दो संभावनाएं हैं प्यारे बच्चों। क्या दो संभावनाएं? दो संभावनाएं। पहली संभावना गुडविल आ सकती है। अगर गुडविल आएगी तो आपको बैलेंसिंग फिगर ऊपर मिलेगा डेबिट में, और अगर क्रेडिट में शॉर्ट पड़ा तो कैपिटल रिजर्व इससे बैलेंस करना। बाकी का खेल वैसा ही है, वेंडर को शेयर्स देना, अगली एंट्री सेम होगी जैसी कि एसेट टेकन ओवर में होती है। अब अगर आप इसी टॉपिक को डिबेंचर के लहजे से देखोगे तो शेयर कैपिटल की जगह आप डिबेंचर वर्ड यूज कर लेना। फर्क ये रहेगा कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो वहां पर 3 केस हो जाएंगे। अगर पार पे देते हो तो वेंडर टू डिबेंचर, प्रीमियम पे देते हो तो वेंडर टू डिबेंचर टू एसपीआर, और डिस्काउंट पे देते हो तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब क्या बचा? शेयर्स प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री बनाना हो तो ऐसा करें, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। अंडरराइटर को भी शेयर्स दे सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर एंड अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। ये छोटे छोटे से जो सेक्शंस है ना, यही तो कहीं 1 मार्कर में, ऑब्जेक्टिव में, असर्शन रीजनिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, 1 वर्ड में, शॉर्ट आंसर में दिखेंगे। कौन पढ़ेगा? पढ़ लीजिएगा। अब आप आते हैं डिबेंचर्स में। तो डिबेंचर्स में बहुत गिनती के टॉपिक है बेटा, और हमने देखा है सैंपल पेपर में वो और में भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन दिया जाए और उसके साथ वेंडर वाला चॉइस में डाल दे, या वो जो 6 केसेस है, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium। ये जो 6 केसेस हैं इनकी 12 एंट्री याद कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड लॉस ऑन इश्यू हैव टू बी रिटन ऑफ इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। उस साल का उसी साल राइट ऑफ करना पड़ेगा। गए वो पुराने जमाने, पुराने क्वेश्चन पेपर मत देखना, 3-4 साल पहले वाले पेपर देखोगे तो उसमें वो रेशियो में राइट ऑफ कर रहा है, 5-5 साल तक उसको खींच रहा है, सब बंद कर दिया है। सेम ईयर में ही राइट ऑफ होगा। कहां से राइट ऑफ होगा? ये एसपीआर से राइट ऑफ किया जा सकता है।
और अगर एसपीआर में बैलेंस कम पड़ रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बुद्धम शरणम गच्छामि। मेरे पास अगर एसपीआर में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मेरा विधाता है, मेरे लिए भगवान है, वहां से तो राइट ऑफ हो ही सकता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हम एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हैं? नहीं साहब, इट्स ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज योर फाइनेंस कॉस्ट, इसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ लीजिए, कोलेटरल सिक्योरिटी की थ्योरी पढ़ लीजिए। कोलेटरल में दो ऑप्शंस हैं, व्हेन देयर इज नो एंट्री पास्ड इन बुक्स फॉर द डिबेंचर्स गिवन एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एंड नंबर 2 व्हेन देयर इज अ जर्नल एंट्री फॉर कोलेटरल डिबेंचर्स एज वेल। तो उन दोनों में बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, दो इलस्ट्रेशन देख लें, क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उन्हें देख लें। अब एक सवाल आमतौर पे पूछा जाता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर दिए हैं उस पर कितना इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी लायबल है। इंटरेस्ट एट व्हाट रेट शुड बी पेड ऑन द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी? आंसर है नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्यों भाई, बारात में आए हो क्या? हमने तुमसे लोन लिया, उस पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब ये जो डिबेंचर हमने दिए ये तो खाली ऐसे गारंटी दिए ना, तो लोन पे भी इंटरेस्ट दें और गारंटी वाले पे भी इंटरेस्ट दें? नहीं, जब तक लोन का मीटर ऑन है कोलेटरल डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे ही बाद में कभी फ्यूचर में क्लोज होता है तो, लेकिन वो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में आंसर ये है कि डिबेंचर्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी में दिए जाते हैं उनमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट की खाली 3 एंट्री होती है बेटा। एक तो इंटरेस्ट ड्यू करना होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और जितना पेमेंट किया उसको एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर टीडीएस है तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू होल्डर टू टीडीएस, टीडीएस पेबल क्रेडिट होगा, अगली एंट्री में पेमेंट करेंगे, डेबिट होगा होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, और साल के एंड में जितना इंटरेस्ट हुआ है डेबिट सब क्रेडिट होकर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से खत्म हो जाएगा। ये वो सारी सिंपल एंट्रीज हैं, इलस्ट्रेशंस आपके सामने हैं, सवाल हमने क्लासरूम में बहुत किए हैं, उनको एक एक बार रेफर कर लें। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखें कि 6 से 7 घंटे सोना जरूरी है, नहीं तो आपके किए कराए पे सारा पानी फिर जाएगा। तो ये आपकी जो दोनों बुक्स हैं, मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको पार्ट बी कंप्लीट बताया, अभी वाले वीडियो में शेयर डिबेंचर की खास बातें बताई। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ लेना, 90% अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, व्हाटएवर इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, राइट। स्वेट इक्विटी ESOP पढ़ लेना, इनके शॉर्ट में मीनिंग, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब का शॉर्ट नोट पढ़ लेना, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के देख लेना, फॉरफिटेड शेयर्स भी रीइश्यूड एट डिस्काउंट उसका रूल देख लेना। यार सर क्या क्या देख लेना, आप तो सभी देख लेना कर रहे हो। अरे तो तुमने देखा हुआ है, तुम्हें सिर्फ एक नजर घुमानी है। ऑल द बेस्ट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, नमस्ते।